हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज जो है ट्रांसफार्मर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप देखिए नाम से तो स्टेप अप मतलब बढ़ाना होता है, तो जिसमें वोल्टेज बढ़ाना होगा स्टेप अप से वोल्टेज बढ़ाया जाता है। ठीक है, स्टेप अप से वोल्टेज बढ़ाया जाता है। स्टेप डाउन से वोल्टेज घटाया जाता है। ठीक है, स्टेप अप से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, मतलब निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदला जाता है। स्टेप डाउन से घटाया जाता है, यानी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज और करंट इसमें दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट को क्या करेंगे? घटाएंगे। करंट को हाँ, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाते हैं और धारा को घटाते हैं। वहीं स्टेप डाउन मतलब कम करना, वोल्टेज को कम करते हैं और धारा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो बनता है उसमें फेरों की संख्या से बनता है। ठीक है, इसमें दो तरह का कुंडली लगा होता है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो पहला कुंडली में फेरों की संख्या और दूसरा कुंडली में भी क्या होता है? फेरों की संख्या। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब बढ़ाना होता है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मतलब दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दूसरे कुंडली के फेरों की संख्या पहले कुंडली के फेरों की संख्या से ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, स्टेप अप में दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है, और वहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को कम करना है, यानी दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो तरह कुंडली है, पहला और दूसरा। तो हम लोग जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं और कम करते हैं दूसरे कुंडली के द्वारा काम होता है। तो दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या कम हो तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन। और दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हो तो कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप। ठीक है, अब देखिए एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू। ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज होता है दोनों फेरों की संख्या का अनुपात लिया जाता है। ठीक है, दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या बटा पहले फेरों की कुंडली की संख्या। तो अगर हम स्टेप अप में दूसरे कुंडली के फेरों की संख्या मतलब NS/NP लेंगे तो इसका मान क्या होगा? 1 से ज़्यादा। तो याद रखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू कितना होगा? 1 से ज़्यादा। वहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या बटा पहले कुंडली में फेरों की संख्या अगर करेंगे तो स्टेप डाउन में उसका मान क्या निकलेगा? हमेशा 1 से कम निकलेगा। क्या निकलेगा? 1 से कम। तो याद रखिएगा स्टेप अप का ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू 1 से ज़्यादा और स्टेप डाउन का ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू 1 से कम होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर किस धारा पे काम करता है? AC धारा पर। किस पे काम करता है? AC पर। ट्रांसफार्मर DC पे काम नहीं करता। DC धारा देने पर ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य काम ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं? तो वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए। वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण पे काम करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है और इसको फैराडे का नियम बोलते हैं। ठीक है, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण किसने दिया? तो फैराडे ने। तो ये फैराडे के नियम। ठीक है, किस प्रभाव पे काम करता है ट्रांसफार्मर? किस प्रभाव पे? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हाँ, भंवर धारा ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त करता है। भंवर धारा ट्रांसफार्मर को क्या करता है? क्षतिग्रस्त।
तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसने किया? माइकल फैराडे। हाँ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का खोज माइकल फैराडे। तो सुनिए, जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने घटक में टूट जाती है, अपने घटक में टूट जाती है, जिसके कारण विलयन से होकर धारा प्रवाह होने लगता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने घटक में टूट जाता है, जिसके कारण विलयन से होकर धारा प्रवाह होने लगता है, और इसी को कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह। विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह, ठीक है। तो जिसमें विद्युत प्रवाह हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट। जिसमें विद्युत प्रवाह हो उसको कहते हैं वैद्युत अपघट। आम्ल, क्षार, लवण ये सब वैद्युत अपघट के रूप में यूज किया जाता है। वैद्युत अनअपघट, विद्युत जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो उसे विद्युत अनअपघट बोलते हैं। जैसे शुद्ध जल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये सब जो है वैद्युत अनअपघट है। विलयन के आयन का तापमान बढ़ाने से, विलयन के आयन का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध कम होगा, चालकता बढ़ेगा। प्रतिरोध कम होगा, चालकता बढ़ेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया? ओरेस्टेड ने। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की बात करें तो फैराडे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव फैराडे। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरेस्टेड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरेस्टेड, ठीक है। अब देखिए मैक्सवेल का नियम, ठीक है, मैक्सवेल के हाँ, तो मैक्सवेल का नियम क्या है समझिए। किसी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी से इस पकड़ा जाए तो अंगूठा, देखिए ये आपको धारावाही कोई चालक तार है, इसको आप ऐसे मुट्ठी से पकड़ लीजिए तो ये अंगूठा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा। अंगूठा जो है ऊपर की ओर, ये धारा की दिशा, और ये उंगलियां जो दिख रही है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल का नियम। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसमें दो ही चीज़ याद रखिएगा। ये अंगूठा क्या दिखाएगा? अंगूठा धारा की दिशा और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, इसी को मैक्सवेल का नियम कहते हैं। और मैक्सवेल के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है, याद रखिएगा। मैक्सवेल के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दूसरा नियम है फ्लेमिंग का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का नियम। तो फ्लेमिंग ने दो नियम दिया था, एक फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम और फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम क्या है? कहता है फ्लेमिंग के बाएं हस्त को, फ्लेमिंग के बाएं हाथ को तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा, ठीक है, ये तर्जनी है, माध्यमा, अनामिका, ये सॉरी तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा, ठीक है, तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर अगर खड़ा किया जाए, ठीक है, तो ये देखिए ये तर्जनी किसको दिखाएगा? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और ये माध्यमा जो है, माध्यमा किसको दिखाएगा? विद्युत धारा। माध्यमा किसको दिखाएगा? विद्युत धारा को, ठीक है, और अंगूठा किसको दिखाएगा? बल। हाँ, ये बल की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। और वहीं फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में बात करें तो फ्लेमिंग के दाएं में भी वही कहा गया कि अगर माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखा जाए तो ये आपका जो दिख रहा है तर्जनी, ये तर्जनी, ये किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये माध्यमा विद्युत धारा, माध्यमा विद्युत धारा, और अंगूठा गति की दिशा, ठीक है, ये गति की दिशा। तो ये हमारा जो हो जाता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग के हाँ। तो दोनों याद रखिए, दोनों में देखिए ये दोनों फिंगर जो देख रहे तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र, माध्यमा धारा, चुंबकीय क्षेत्र और धारा, ये दोनों देखिए अलग है। बायां से बल याद रखिए, बायां से बल और दायां में गति है, बायां में बल और दायां में गति है, ठीक है।
तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम याद रखिएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पे कौन सा यंत्र है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है, मोटर किस नियम पे काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। मोटर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से क्या पता किया जाता है? बल की दिशा। बायां से बल की दिशा। मैक्सवेल से क्या पता किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मैक्सवेल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बल की दिशा, ठीक है। और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से क्या गति क्या पता किया जाता है? तो इस नियम से उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। या फिर इसको गति की दिशा बोलते हैं, चालक के गति की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में याद रखिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, और ये जो है चालक के गति, चालक के गति अंगूठा, ठीक है। और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम किस यंत्र पे काम करता है? तो जनरेटर। जनरेटर ऐसे भी हम लोग दाएं से चलाते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम जो है जनरेटर, हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पे काम करता है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित यंत्र सुनिए कौन कौन है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, तब मोटर, पंखा, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत घंटी, ये सब जो हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है। चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए, एक है मोटर और एक है जनरेटर। तो मोटर किस नियम पे काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, और जनरेटर दाहिने हस्त नियम, ठीक है। विद्युत जनरेटर या फिर डायनेमो बोलिए। अब देखिए, दोनों में अंतर बताते हैं। मोटर विद्युत मोटर की बात करें तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, और जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। मोटर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पे काम करता है, वहीं जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पे काम करता है, ठीक है। तो मोटर पे देखिए, पंखा, मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब में क्या लगा होता है? मोटर। पंखा, मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब में विद्युत मोटर पे ये सब काम करता है। और वहीं जनरेटर जो है, ये तो विद्युत जनरेटर हो गया, ठीक है। और जनरेटर हमारा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों होता है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब देखिए, वायर की बात करें, तार, तो तार जो है 3 तरह का तार हम लोग यूज करते हैं कनेक्शन में। एक गर्म तार होता है, एक ठंडा तार, और एक अर्थ वायर, ठीक है। तो गर्म तार या फिर इसको जिंदा तार या फेज तार इसको बोलते हैं। गर्म तार को फेज तार। फेज तार किस कलर का होता है? लाल कलर। फेज तार अधिकांशतः लाल कलर का होता है, या फिर लाल पीला नीला। लाल पीला नीला, इसको फेज तार या गर्म तार रखा जाता है। ठंडा तार देखिए, ये फिक्स रहता है काला तार। ठंडा तार जो होता है न्यूट्रल वायर, ये काला रंग का होगा ठंडा, और वहीं अर्थिंग वायर हरा रंग का। अर्थिंग वायर जो रहेगा हरा, और ठंडा तार काला। गर्म तार अधिकांशतः लाल होता है, या फिर पीला और नीला, लाल पीला नीला, ठीक है। अब देखिए, विद्युत भार जो होता है, विद्युत भार 2 तरह का, मतलब विद्युत में जो भार उत्पन्न होता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट लघु पतन, एक होता है अधिभारण ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या है, ओवरलोड क्या है? तो तार का कवर नष्ट हो जाने के कारण आपस में संपर्क आ जाए, ठीक है। कवर का नष्ट हो जाने से दोनों ठंडा गर्म तार अगर आपस में संपर्क आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। और जब दोनों ठंडा गर्म तार आपस में दोनों सट जाए तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य। प्रतिरोध 0 हो जाएगा, धारा बहुत अधिक बहने लगेगा। प्रतिरोध ही खत्म हो गया, शून्य, तो धारा क्या होगा? बहुत अधिक धारा। हाँ, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, अब वोल्टेज घट जाएगा। याद रखिएगा, विद्युत धारा वोल्टेज व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो विद्युत धारा कम जाएगा।
तो विद्युत धारा बढ़ जाता है, वोल्टेज घट जाता है, किसमें? शॉर्ट सर्किट में। वहीं अति भारण नाम से पता चल रहा है ओवरलोड। क्या हो गया? ओवरलोड। मशीन के खराब होने पर यदि वह अपने क्षमता से अधिक धारा को खींचने लगे तब ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, मशीन के खराब होने पर यदि वो अपने क्षमता से अधिक धारा खींचने लगे तो वो क्या हो जाता है? ओवरलोड। ओवरलोड में प्रतिरोध घट जाता है। ओवरलोड में प्रतिरोध घट जाता है और धारा बढ़ जाएगा। धारा बढ़ गया, वोल्टेज घट जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग? व्हीटस्टोन का प्रयोग करते हैं। इसमें कुल 4 प्रतिरोध होता है। कितना प्रतिरोध? 4, जिसमें 3 तो ज्ञात रहता है, 3 प्रतिरोध ज्ञात रहता है, 1 अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, चौखुट टाइप का बनता है जिसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होता है, 1 प्रतिरोध ज्ञात नहीं होता है और उसी प्रतिरोध को अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद देखिए क्या है किरचॉफ्स नियम। किरचॉफ्स तो किरचॉफ्स नियम कितने नियम दिए थे? 2 नियम। किरचॉफ्स के 2 नियम है। किरचॉफ्स के 2 नियम, प्रथम नियम या फिर इसको धारा नियम बोलते हैं, दूसरा नियम या फिर वोल्टता नियम। ठीक है, प्रथम नियम धारा नियम और दूसरा वोल्टता नियम। धारा नियम और वोल्टता नियम। धारा नियम को जंक्शन नियम भी बोलते हैं क्योंकि सभी धारा एक बिंदु पे आके जुड़ता है। तो धारा नियम को जंक्शन का नियम या संधि का नियम या फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत को दिखाता है। ठीक है, पहला नियम जो है धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को दिखाता है। द्वितीय नियम को वोल्टता नियम, जिसको बंद लूप का नियम, ये बंद लूप बनाता है। बंद लूप का नियम या फिर पास का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ्स का धारा नियम जो है, किरचॉफ्स का धारा नियम, इस नियम से संधि पर जहाँ कनेक्शन होता है, संधि पर अर्थात जंक्शन पर मिलने वाले सभी धाराओं का मान शून्य होता है। क्या होता है? अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर होगा जाने वाली धारा। ठीक है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा। तो याद रखिएगा प्रथम नियम यानी धारा का नियम है। प्रथम नियम धारा का नियम। ठीक है, दूसरा नियम जो है वोल्टता का नियम। दूसरा नियम ये बंद लूप का नियम, ये बंद बनाता है। इसको पास का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। इस नियम से अर्थात द्वितीय नियम से किसी बंद लूप धारा आई एवं इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग उसमें उपस्थित सभी बैटरी के विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल योगफल के बराबर होता है। तो ये 2 नियम था, किरचॉफ्स का नियम, प्रथम नियम धारा का नियम याद रखिएगा, और द्वितीय नियम वोल्टता का नियम। द्वितीय नियम पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को दिखाता है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दिखाता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, ठीक है, किसको दिखाता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं और ये जो चैप्टर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग चुंबक यानी मैग्नेट शुरू करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं।